हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द एनएपी फिजिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टाइटल के इस पेपर को। इससे पहले हम लोगों ने हमारे इस पेपर के सिलेबस के इंट्रोडक्टरी वीडियो को अपलोड किया हुआ है। आई होप आपने उसे बहुत अच्छे से देखा है और उसे बहुत सीरियस लीजिए। उसी पे जो टॉपिक इंक्लूड है, जो सिलेबस हमें दिया गया है वर्ड टू वर्ड, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे यहाँ पर बढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। चीज़ों को धीरे से अपन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स के चीज़ों को आपने 11th क्लास में अपना पढ़ा होगा, तो जितनी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें हैं उतने ही कंटेंट्स को लेके यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें हमको बनाना है और हमारे सिलेबस के आवश्यकता के अनुसार हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप करते चले जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको एक ब्रॉड व्यू माइंड में होना चाहिए, तब जाके आप आगे चल के इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का ये क्लास सिलेबस में जैसा लिखा है उसी तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं। द फर्स्ट 2 पॉइंट जो आपके सिलेबस सीट में रखा है, अच्छा होगा कि आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे उस एक पेज के सिलेबस को प्रिंट करके रख लें, ताकि हर बार आप पढ़ाई से इस पर्टिकुलर रास्ते से भटक ना जाएं, कुछ भी ना पढ़ने लगे। हमारे सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट का टाइटल है, फर्स्ट यूनिट का टाइटल है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें 2 टॉपिक हम लोग आज इस क्लास में ले रहे हैं। थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम, कि एक निकाय का थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके बेस पे टेम्परेचर का कंसेप्ट। याद रखेंगे, ये छोटे छोटे चीज आपको इस पेपर के मोस्ट चैलेंजेबल एरियाज में लेके चले जाएंगे। धीरे धीरे पेपर आगे जाके प्योरली मैथमेटिकल जैसा हो जाएगा, जिसमें थ्योरी हम लोग बिल्कुल भी नेग्लिजिबल या थोड़ी थोड़ी चीजों में यूज करेंगे एंड ऑल द डिस्कशन मेक बाय द मैथमेटिकल इक्वेशंस, नोटेशंस, उन सब से। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का नोटेशंस, उसके मीनिंग हमारे माइंड में क्लियर होना जरूरी है। अदरवाइज ये पेपर फिर आपको यूनिट नंबर 2 में जैसे ही आप पहुंचेंगे बल्कि लगने लगेगा। यूनिट नंबर 1 तो सबको इजी लगता है, बट उसके कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से बिल्टअप नहीं किए तो फिर यूनिट नंबर 2, 3 ये सब चीज़ आपको फिर हैवी लगने लगेगा। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, उसको लेके हम लोग चालू करते हैं कि निकाय क्या है, सिस्टम क्या है। थोड़ा सा आपका व्यू अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं, मतलब आपके माइंड में 2 चीजें आनी चाहिए। एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही का स्टडी ही थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1-1 मार्क्स के 2 लाइन वाले भी आंसर होते हैं, तो उसमें डेफिनेशन की तरह इस चीज को पूछा जा सकता है कि क्योंकि कि आप क्या समझते हैं उष्मागतिकी निकाय से, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो देखिए, उष्मागतिकी निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो क्या होगा कि उष्मागतिकी निकाय को मैटर, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव या गैस के फॉर्म में, किसी भी तीनों फॉर्म में की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है तब जब उसे किसी एक बंद सतह से आप घेर के रखें, कोई बाउंड्री बना के उसमें रखें, ठीक है। कि कोई भी एक तरह का एक बाउंड्री या सिस्टम है, इसमें आपने किसी टाइप के मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में या प्लाज्मा के फॉर्म में, 4 स्टेट ऑफ मैटर, मैंने प्लाज्मा भी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि सॉलिड, लिक्विड या गैस या प्लाज्मा के बेस पे अगर कोई एक सिस्टम है जो कि किसी बाउंड्री से बंधा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इट मीन्स द मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा एनर्जी को कंटेन करेगा और ये बाउंड्री उसको बाहरी वातावरण से सेपरेट करता है। सबसे सिंपल उदाहरण जो आप पढ़ते आते हैं उसमें क्या है जी, सबसे सिंपल उदाहरण है हमारे पास गतिशील पिस्टन वाले सिलेंडर में निहित गैस की। एक गैस है जो कि एक गतिशील पिस्टन, ऐसा आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए इस तरह से एक सेटअप है, ये इस तरह से, और इसमें गैस भरी हुई है,
और ये वाला पोर्शन मूवेबल है, आगे पीछे हो सकता है। इसको आप फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में आगे पीछे ऐसा कर सकते हैं, तो ये फिर अपने एरिया में ये वाला जो पिस्टन वाला पोर्शन है आगे पीछे हो सकता है। ठीक, तो यदि इसके अंदर गैस फिल्ड है, इस सिलेंडर के अंदर गैस फिल्ड है, तो वो आपका मैटर है। कौन से फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। और ये मूवेबल पिस्टन है, तो गैस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट आगे या पीछे होगा, तो अपने आप में एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के हिसाब से अगर मैं आपको जनरल लाइफ के एग्जांपल्स दूं कि क्या है सिस्टम, सो इंजन, जितने भी आप गाड़ियों में इंजन देख रहे हैं, इंजन, गाड़ी को नहीं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी का जो मेन इंजन लगा हुआ है, इट्स अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सॉलिड फ्यूल जिसमें आप यूज करेंगे, लिक्विड फ्यूल जिसमें आप यूज करेंगे, गैस फ्यूल आप यूज करेंगे, प्लाज्मा को एज अ ईंधन आप यूज करेंगे। तो चारों वैरायटी के इंजन आज हमारे डेली लाइफ में वर्क कर रहे हैं, जो किसी न किसी प्रकार के मैकेनिकल वर्क को करके हमें देते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स के सेक्शन का बेस ये है कि आप एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करिए। तो यू हैव पेट्रोल इंजन, पेट्रोल कारें हैं, पेट्रोल गाड़ियां हैं आपके पास। यू हैव अ डीजल इंजन, ठीक। यू हैव सॉलिड के फॉर्म में बोलूँ तो सॉलिड जो कोक होता है, कोयला, जो प्योर अमाउंट का कोयला होता है, उसे भी डाल के हम मैकेनिकल एनर्जी, जो पहले के भाप इंजन होते थे, जो रेलगाड़ियां भाप से चलती थी, भाप के इंजन होते थे, उसमें सॉलिड कोक का हम लोग यूज करते थे एज अ फ्यूल। लिक्विड जो यूज करते हैं उसमें पेट्रोल और डीजल सबसे अच्छा एग्जांपल है। गैस, सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस, और सीएनजी की गाड़ियां आती हैं, उसमें हम लोग एज अ सिस्टम के अंदर जो मटेरियल है वो गैस यूज करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा इंजन, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, रॉकेट्स में, उसमें रिसर्च चल रहा है कि प्लाज्मा को हम लोग फ्यूल की तरह यूज करें। प्लाज्मा होता क्या है? तो जैसे कभी आपने आग तापा है, ठीक, सिगड़ी या फिर लकड़ी जब ताव जलती रहती है, तो जो तपिश आपको महसूस होती है, विच इज, वो क्या कहलाती है? दैट्स अ प्लाज्मा। वो जो तपिश आप फील करते हैं, तो उसको एक वॉल्यूम में कंटेंट करना, वो हमारा एक फ्यूल की तरह काम करता है। सो देयर आर एग्जांपल ऑफ, क्योंकि देखिए इंजन कंप्लीटली क्लोज्ड होता है और बाहरी वातावरण से उसका संपर्क एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिसाइड किया जाता है। तो छोटे एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले आपको निकाय की एक ब्रॉड व्यू आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट टॉप की पॉइंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे थ्योरी पे बात नहीं कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको सच में पता होना ही चाहिए, उसे हमने यहाँ पे बिंदुवार लिखा है, उस पर थोड़ी सी नजर आपको डाल के रखनी है, क्योंकि इसके बिना आगे का, ये यहाँ के लिए नहीं है। अगर एग्जाम में छोटे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इन सारी चीजों को जानेंगे तब जाके आगे के बड़े क्वेश्चन अपन हिट कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, एक पॉइंट में हमने एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ लिखा है कि जब कोई निकाय पूरी तरीके से एक समान होता है, एक समान होता है कहने का मतलब है कि या तो गैस या गैसों का मिश्रण, ठीक, कि अगर वो गैस है या गैसों का मिश्रण है, ओके, या प्योर सॉलिड है, या लिक्विड है किसी तरीके से, या कोई विलियन मतलब सॉल्यूशन है, घोल है किसी तरीके का, लेकिन एक ही टाइप का। अगर कोई निकाय के अंदर जो सब्सटेंट है वो प्योरली इस तरह के मटेरियल का है, सिंगल ऑफ फेस का, तब निकाय को हम लोग समरूप निकाय कहते हैं, जिसे आप कहेंगे होमोजेनस सिस्टम। जनरली इंग्लिश वर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है कि समांगी रूप या होमोजेनस सिस्टम। मैथ्स में भी आप होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सब पढ़ते हैं। तो समरूप कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो मैटर सब्सटेंट आप यूज कर रहे हैं वो एक ही टाइप का, ये वर्ड सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर किसी टाइप का घोल या विलयन, ठीक। एक कंसेप्ट ये है कि होमोजेनस सिस्टम किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। दूसरा, जब कोई निकाय दो या दो से अधिक अवस्थाओं मतलब फेज, अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं आप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इन दो डिफरेंट फेज से मिलकर बना है अगर, तो एक दूसरे से निश्चित सीमा के सतहों द्वारा अलग होती हैं, तो निकाय को हम विषम निकाय, हेट्रोजेनस सिस्टम कहते हैं। मतलब मैटर इस तरह से सिस्टम के अंदर पुटअप किया गया है कि वो दो फेज में अपने आप को एग्जिस्ट करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लिक्विड एंड वेपर, जो भाप होता है, पानी और भाप की एक बॉयलर जो होता है, बॉयलर में अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उसमें स्टीम जनरेट होती है। तो फर्स्ट ऑफ फेज में वो जो उसके अंदर आपने मटेरियल यूज किया है, इट्स अ लिक्विड, वाटर के फॉर्म में, और उसको हीट देने की वजह से वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेपर में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है, तो इट्स अ अनदर फेज ऑफ मैटर। तो दो फेज हो गया वहां पर। तो इस तरह से अगर कोई सिस्टम के अंदर वर्क हो रही है, चीजें हैं, तो वो हेट्रोजेनस सिस्टम कहेंगे या फिर उसको विषम निकाय कहेंगे आप, ठीक।
ये माइंड में क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम आने वाली है आगे, है ना। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए जरा, निकाय से बाहर कोई भी व्यवस्था या फिर वस्तु, निकाय से बाहर, सपोज दिस इज योर सिस्टम, सिस्टम के अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के आप मटेरियल यहाँ पे सब्सटेंट यूज कर सकते हैं। तो निकाय से बाहर कोई भी व्यवस्था या वस्तु जो निकाय के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकती है और निकाय के व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालती है, उसे परिवेश या फिर वातावरण, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहते हैं। तो ये जो एरिया है इसके चारों ओर का, ये सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका ये जो चारों ओर का जो एरिया जो इसके साथ हीट का आदान प्रदान करेगा, हीट या फिर क्यू, ठीक, एनर्जी का आदान प्रदान यहाँ पर जो कर सकेगा वो इसके चारों ओर का क्या कहलाएगा जी, सराउंडिंग कहलाएगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग अलग करता है वही इसका बाउंड्री कहलाता है। ये जो हमने यहाँ पे बनाया है इसका जो घेरा इंजन का, ये उसका बाउंड्री है। तो हीट के आदान प्रदान जहां से होता है उसे हम क्या कहेंगे, परिवेश या फिर वातावरण कहेंगे। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब एक एक पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन ऑफ सिस्टम का पार्ट है ना। एक निकाय अपने परिवेश से वास्तविक या काल्पनिक सीमा द्वारा अलग हो सकता है, ठीक, या तो रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, जिसके माध्यम से ऊष्मा या फिर यांत्रिक ऊर्जा गुजर सकती है, उसे हम क्या कहेंगे जी, बाउंड्री कहेंगे। और एक नियम ये बता रहा है कि कोई भी जो सिस्टम या निकाय है वो अपने सराउंडिंग्स के साथ जो बाउंड्री है वो रियल या फिर इमेजिनरी हो सकता है। इसी बाउंड्री के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग में होता है। ओके, अनदर कि किसी निकाय और उसके आसपास के परिवेश या फिर वातावरण के संयोजन को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक, यूनिवर्स। ये आप उस क्या बोलते हैं, भौगोलिक या फिर खगोलीय यूनिवर्स के कंसेप्ट में मत चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कंसेप्ट जो है थर्मोडायनामिक सिस्टम एंड उसकी सराउंडिंग के बात हो रही है। और चूंकि सारा कंसेप्ट एनर्जी का है कि एनर्जी will be transferred और not be destroyed, not be developed, कि एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बोलता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तो आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एनर्जी का स्वरूप एक तरह से दूसरे तरीके से चेंज होता है। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग द सिस्टम प्लस द सराउंडिंग कॉल्ड क्या कहलाता है जी, ब्रह्मांड कहलाता है या यूनिवर्स कहलाता है। ये एनर्जी के कंजर्वेशन के कंसेप्ट में एक डेफिनेशन है कि सारी एनर्जी आप यूनिवर्स में रिलीज आउट करते हैं, वहां से आपको मिलती है। तो सिस्टम प्लस उसके सराउंडिंग को आप क्या कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का आ सकता है, ठीक। चलिए अगले छोटे कंसेप्ट्स की ओर चलते हैं। और क्या है हमारा, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कैसे बनेगा, थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो आएंगे धीरे धीरे उसके बेस को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि उष्मागतिकी चर और अवस्था समीकरण क्या होगा, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा। थोड़ा सा स्टडी करिए कि किसी भी निकाय मतलब सिस्टम की उष्मागतिकी अवस्था या फिर स्थूल अवस्था, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है स्थूल अवस्था, जिसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। और इसके बाद एक और टर्म आता है सिलेबस में, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म अवस्था। तो स्थूल अवस्था या मैक्रोस्कोपिक अवस्था कहने का मतलब है जो ब्रॉडली उसके बिहेवियर को शो करेगा, ब्रॉडली बिहेवियर को शो करेगा कि वो मूवेबल है, नहीं है मूवेबल, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज हो रहा है। तो ये सारी अवस्थाएं स्थूल अवस्थाएं हैं। और माइक्रोस्कोपिक अवस्था कहने का मतलब हो जाएगा कि उसके कंपोजिशन के इंटरनली मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड या एटम्स से रिलेटेड को क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, कि एटम्स का जो मोशन है या मॉलिक्यूल्स जो अपने आप में एनर्जी या बॉन्डिंग अपने आप पे बना के रखे हुए हैं, या इंटरनल जो एनर्जी उनकी चेंज होगी मॉलिक्यूल्स की छोटे लेवल पे, वो माइक्रोस्कोपिक कहलाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि यदि किसी निकाय की उष्मागतिकी अवस्था स्टेट या फिर उसका मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को हम लोग जनरली सामान्यतः 4 ऑब्जर्वेशन या 4 प्रेक्षणीय गुणों द्वारा निर्धारित करते हैं। क्या क्या चीज होगा जी, कंपोजिशन मतलब संरचना, किस टाइप के मटेरियल से वो बना है, उसके में किस टाइप का मटेरियल इंक्लूड है, प्रेशर दाब, वॉल्यूम
आयतन और टेम्परेचर तापमान, और इन्हें ही अवस्था चर कहा जाता है। तो ये चार चीजें कि कंपोजिशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनको ही अपन स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि यही वेरी करते हैं। और इसके वजह से ही स्टेट वेरिएबल कह रहे हैं, मतलब इसी की वजह से आपके सिस्टम का स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करेगा। अब यदि आपका जो सिस्टम है वो एक समान, जैसे समांगी निकाय है, समांगी निकाय है मतलब उसके अंदर कंपोजिशन एक जैसा है, मतलब समांगी निकाय के लिए संरचना नियत रहती है, मतलब उसके अंदर या तो सिर्फ लिक्विड होगा, या तो सिर्फ गैस होगा, या तो सिर्फ सॉलिड होगा, इस तरह से। तो उस कंडीशन में चूंकि संरचना कांस्टेंट है, इसलिए वेरिएबल नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है ना, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब जो समय के साथ चेंज होता है। तो संरचना फिक्स है, मतलब वो कांस्टेंट हो गया, तो चेंज क्या क्या चीज होगा। इस प्रकार इस टाइप के निकाय के लिए स्थिति को आप पूरी तरीके से प्रेशर, दाब, आयतन V और ताप T के द्वारा निर्धारित करते हैं। और उसके लिए फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट इक्वेशन या अवस्था समीकरण, विच इज फंक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये तीनों आपस में संतुलित होकर एक थर्मोडायनेमिक साम्य या उष्मीय संतुलन या सिस्टम इक्विलिब्रियम प्रदान करते हैं। तो ये जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उसी को यहाँ पर नोटेशन में फंक्शन के वाइस लिखा हुआ है ना। आप इस चीज को बहुत केयरफुली समझें, क्योंकि यही आगे जाके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में ये डिफरेंट टाइप, अब जब हम अवस्था समीकरण लिखेंगे तो उन चीजों को कन्वर्ट करना रहेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि वेरिएबल्स को लेके एक कंडीशन इक्वेशन जो कि निकाय की डिफरेंट अवस्था को रिप्रेजेंट करेगा, अवस्था समीकरण कहलाता है। ठीक, इस प्रकार दाब, आयतन और तापमान स्वतंत्र चर नहीं है। इस लाइन का मीनिंग समझिए, स्वतंत्र चर नहीं है कहने का मतलब है कि यदि आप विभिन्न वेरिएबल्स को एक इक्वेशंस के फॉर्म में बांध देते हैं, ठीक, तो यदि उसमें से कोई दो पता रहेगा और तीसरे का मान आपको नहीं पता है भौतिक रूप से या एक्सपेरिमेंटल रूप से, तो तीसरे का मान आप इक्वेशंस को सॉल्व करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अवस्था समीकरणों का जो सिंपल एग्जाम्पल होता है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आते हैं अपने क्लासेस में, कि PV इज इक्वल टू NRT, ये आदर्श गैस समीकरण आप लोग ऐसे पढ़ते हैं। ये देखिए, PV प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू N, अगर 1 है, 1 मोल है, तो R और T। तो R भी आप लोग जानते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट है, गैस नियतांक है। तो ये रिलेशन इक्वेशन अपने आप में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का एक अवस्था समीकरण है। ये एग्जाम्पल है, ये जो मैं लिखा हूँ उसका, है ना। तो यदि आपको प्रेशर और वॉल्यूम हो, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, तो आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम पता हो तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक सिंपल आदर्श गैस इक्वेशन के लिए, इसी तरह से आप वॉन्डर वाल इक्वेशन भी पढ़ते हैं। वॉन्डर इक्वेशन जिसको बॉयल्स एंड चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया था। ठीक, 11th में थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा डीप उसको नहीं जाना है, बट वॉन्डर वाल्स इक्वेशन होता क्या है कि प्रेशर प्लस अ कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर ब्रैकेट V minus B, B is another constant, is equal to RT। तो जब गैसेस की अवस्था सामान्य रूप में हो, क्योंकि आदर्श गैस, आइडियली गैस से हम लोग डील नहीं करते, उसमें कुछ चेंजेस होता है, तो फिर आप एक वॉन्डर वाल इक्वेशन, इसी इक्वेशन में करेक्शन के थ्रू आता है, उस पर बात करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अवस्था समीकरण है ना, जिसके बेस पे उसके बिहेवियर या चीजों को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर कांस्टेंट A और B की वैल्यू आपको पता है, कोई दो चीज पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर पता है, तो टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि ये स्वतंत्र चर नहीं है, मतलब परतंत्र है या एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक, तो ये रहा अवस्था समीकरण, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेट इक्वेशंस। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हाँ, अगर आपका निकाय असमांगी है, हेट्रोजेनस है, ये तो कंडीशन हमने जो भी निकाला ये समांगी माध्यम के लिए निकाला, लेकिन अगर आपका निकाय हेट्रोजेनस है, कहने का मतलब है कि उस निकाय के अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं यदि एग्जिस्ट करती हैं, दो प्रकार की अवस्थाएं यदि एग्जिस्ट करती हैं, तो संरचना नियत नहीं होगी। कंपोजिशन इज नॉट कांस्टेंट, द डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिशन इज नॉट इक्वल टू 0। और बेसिकली
जितने आप नेचर में थर्मोडायनेमिक सिस्टम यूज करते हैं उसमें कंपोजिशन को बहुत केयरफुली लिया जाता है। सपोज वाटर एंड वेपर अगर है तो आपके स्टेट इक्वेशन में उस चीज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। व्हाट अमाउंट ऑफ वेपर इज जनरेटेड एंड हाउ मच वाटर एज अ लिक्विड फॉर्म कंटेंट विथ इन द सिस्टम। तो वहां पे कंपोजिशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जनरली अगर होमोजेनस निकाय है तो कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसमें थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मैंने अभी आपको होमोजेनस सिस्टम बताया, इसमें केवल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कंसेप्ट है। हमने ये माना है कि उसकी संरचना या निकाय क्या है, नियत है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन कहने का मतलब है कि फ्यूल की तरह आप यूज करते हैं पेट्रोल को, और अगर पेट्रोल के साथ किसी ने उसमें डीजल मिला दिया तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। या पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डाल देंगे तो सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। आप ये एग्जांपल अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जो इंजन पेट्रोल के कंसेप्ट में बना हुआ है उसमें डीजल नहीं डालते। डीजल इंजन का वर्किंग कॉन्सेप्ट अलग है। या पेट्रोल के जब डल रहा है उसमें अगर आप मिट्टी का तेल डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो सिस्टम इज इंटायरली डिफरेंट। दे कन्वर्ट इन अ हेट्रोजेनस सिस्टम। हमने उसे होमोजेनस सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया है क्योंकि पेट्रोल का जो सॉरी दहन होने का समय है, उसके वेपोराइज्ड होने का, टेम्परेचर जनरेट करने का, वो सारा चीज उसकी प्रॉपर्टी डीजल से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर हमने इस तरह की चीज़ों को दो टाइप को मिक्स किया देन हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, और इसीलिए वो इंजन मैकेनिकल एनर्जी जनरेट नहीं करता। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मेन पर्पस है कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इंजन ही आपका निकाय है, उसके अंदर आप किसी टाइप के सब्सटेंट को पुट आउट करके, बर्न करके एक टाइप की मैकेनिकल प्रेशर इंक्रीज बनाते हैं। मैकेनिकल प्रेशर से जो पिस्टन्स लगे हुए हैं इंजन के अंदर वो मैकेनिकली मूव करते हैं, और डिफरेंट गियर शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम उस मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ शिफ्टिंग की एनर्जी को व्हील के रोटेटर में ट्रांसफर करते हैं और हमारा व्हील गाड़ी का घूमने लगता है। तो ओवरऑल कंसेप्ट यही है। तो दैट्स द एग्जांपल ऑफ कंपोजिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि निकाय जब आप स्टडी करें तो उसके अंदर क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा निर्भर करेगा आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के कैलकुलेशन में। ओके ओके, चलिए आगे अपन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद थोड़े से टाइप आते हैं जी। निकाय के प्रकार होता है तो उसको बहुत इजी आप तरीके से समझ सकते हैं कि निकाय के क्या क्या प्रकार। एक बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब, अब देखिए आपको निकाय समझ में आ गया, आपको बाउंड्री समझ में आ गई, और अगर आपको यूनिवर्स समझ में आ गया तो इजी है। ओपन सिस्टम कहने का मतलब है कि निकाय अपने वातावरण से ऊर्जा और पदार्थ की मात्रा दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। मैटर एंड एनर्जी दोनों का आदान प्रदान अपने वातावरण से कर सकता है। क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे? क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि केवल एनर्जी का आदान प्रदान करता है, मैटर का नहीं करता। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गाड़ियां इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक, क्योंकि हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लेकिन मैटर का नहीं करते। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, आइसोलेटेड सिस्टम इस काइंड ऑफ सिस्टम कि हम एनर्जी या मैटर किसी चीज का, हम हीट और वर्क किसी भी टाइप की चीज का कम्युनिकेशन नहीं करते सराउंडिंग के साथ। तो दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ऑल काइंड ऑफ सिस्टम आर एग्जिस्ट इन आवर टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक, धीरे धीरे आगे आएंगे सिलेबस में तो आपको समझ में आएगा कौन सा सिस्टम क्या है, किस टाइप का इंजन है। और देखिए उष्मागतिकी साम्य किसे कहेंगे? ये जो देखिए इस क्लास में पॉइंट पॉइंट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, टॉपिक हैं जो कि आपके इस यूनिट के स्टार्टिंग के लिए मैथमेटिकल दृष्टि के लिए बेस बनाएंगे ना, तो उस चीज को आप लाइटली मत लीजिएगा। उष्मागतिकी साम्य कैसे कहेंगे ना, इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? तो एक निकाय उष्मागतिकी साम्य में कहा जाता है यदि निकाय जो है यांत्रिक रूप से, उष्मीय रूप से और रासायनिक रूप से साम्य में कार्य करे। रासायनिक रूप से तीन टाइप की आपको इक्विवेलेंसी देखनी है: मैकेनिकल इक्विवेलेंसी, हीट इक्विवेलेंसी और केमिकल इक्विवेलेंसी। यांत्रिक मतलब कहने का मतलब, यांत्रिक साम्य है कहने का मतलब उसके आकार विकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस शेप का आपने बनाया है स्टार्टिंग से वो उसी शेप में बना रहता है। उसमें यह कहने का मतलब है कि उष्मा या ताप, टेम्परेचर या हीट जो है एक नियत मात्रा में उसमें बना रहता है, बार बार चेंज नहीं होता।
रासायनिक साम्य कहने का मतलब है कि उसके अंदर जो सब्सटेंट आप यूज कर रहे हैं वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर के साथ अपने रूप को नहीं बदल लेता। मतलब किसी प्रकार की इस तरह की रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज पेट्रोल इंजन है, उसमें जैसे इंजन चालू किए और वो बर्न हुआ और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम उसमें बना और उसके बेस पे फिर वो अपने फॉर्म को चेंज कर लिया, कोई केमिकल रिएक्शन हो गया और पेट्रोल अपने आप को डीजल में कन्वर्ट कर लिया या गैसोलीन में कन्वर्सन होने लगा, तो इससे फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो उसके सही तरीके से वर्कआउट के लिए उसमें केमिकल इक्विवेलेंस भी होना चाहिए, तब जाके उष्मागतिकी साम्य आपको प्राप्त होगा, तब सिस्टम वर्क करेगा। एंड अनदर टेम्परेचर इक्विवेलेंस कहने का मतलब ताप साम्यता, मतलब ताप होता क्या है, ये जीरोथ लॉ का कंसेप्ट आपको बताएगा। ताप या फिर टेम्परेचर इज अ फ्लो ऑफ हीट। सिंपल तरीके से आप लोग जो एग्जांपल पढ़ते हैं कि पानी की तरह है, कि टेम्परेचर एक फ्लो है किसका, हीट का, कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि वस्तु किसी दी गई अन्य वस्तु से के साथ में तापीय साम्य है अथवा नहीं है। मतलब टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ऊर्जा वाले पॉइंट से कम ऊर्जा वाले पॉइंट की ओर फ्लो होता है। जैसे आप बड़ी टंकी पानी का और एक खाली टंकी पानी का, दोनों को बीच से एक पाइप से जोड़ देंगे तो पानी हमेशा ज्यादा वाली टंकी से कम वाली टंकी की ओर फ्लो होगा। कब तक होगा, जब तक उन दोनों का ताप जो है सामान्य नहीं हो जाता। जैसे वातावरण भी आपके शरीर के साथ आपके टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। हमेशा हीट, गर्मी, जब वातावरण का में गर्मी आती है तो आपकी बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, आपको गर्मी लगने लगता है। ठंडी का मौसम आता है तो आपको ठंडी फील होता है। सो हमेशा लोअर एंड हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से जो फ्लो होगा एनर्जी का, उसको कौन डिनोट करता है, तो टेम्परेचर डिनोट करता है। कि टेम्परेचर ही वो टूल है जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि उष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जा सकता है स्टूडेंट्स, और बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए इजी है। इसी तरीके का एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के आना है और थोड़ा सा ऐसा आपको लिख के आना है। ठीक, क्योंकि मटेरियल छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए इंट्रोडक्टरी पोर्शन में है, और एक ये छोटा सा टॉपिक जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको ऐसा लिख के आना है। देखिए होता क्या है, पहले उस चीज को समझिए फिर इसको कंक्लूड करूंगा मैं। यदि किसी उष्मागतिकी निकाय के सभी भागों का ताप सामान्य हो तो यह ताप परिवेश मतलब वातावरण के ताप के बराबर हो जाएगा, तो निकाय को फिर तापीय साम्य में हम लोग कहते हैं। ठीक, टेम्परेचर इक्विवेलेंट कहने का मतलब है कि निकाय के सभी भागों का तापमान और उसके वातावरण के तापमान के बीच में कोई अंतर नहीं है, तब वो तापीय साम्य में कहलाएगा। अब यदि निकाय के विभिन्न भागों का ताप समान नहीं है तो निकाय को उष्मागतिकी अवस्था में तब तक परिवर्तन होगा जब तक कि तापीय साम्य की अवस्था या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यदि हमने कोई डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर या हीट का अमाउंट रखा हुआ है तो वो तब तक वर्क करेगा जब तक वातावरण के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। सिंपल एग्जांपल है भाप इंजन। भाप इंजन मतलब ट्रेन या जो इंजन जिससे भाप के इंजन चलते थे, तो कोयले को डाल के पानी को गर्म करके स्टीम इतना ज़्यादा हम जनरेट करते थे कि वो मैकेनिकल चैम्बर में वो फोर्स एक्सर्ट करता था। अब पानी अगर ठंडा होते चले जाएगा, अब इस नॉर्मल कंडीशन में क्या है, वातावरण के ताप से उसके अंदर का ताप ज़्यादा है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होते जाएगा। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लिए हैं वो पिस्टन के थ्रू मूव करके चक्के को घुमाएगी। लेकिन अगर पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, कितना ठंडा होने लगेगा, जितना बाहर के वातावरण का तापमान है, और उस कंडीशन में वेपर नहीं बनेगा, और वेपर नहीं बनेगा तो इंजन या जो सिस्टम है आपका वो एज इट इज अपने मूल अवस्था में रुक जाएगा, और वही कंडीशन क्या कहलाती है, उष्मागतिकी साम्य की अवस्था कहलाती है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो भी इंजन काम कर रहे हैं, जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क कर रहे हैं, वो सराउंडिंग के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में नहीं है, सराउंडिंग के साथ उष्मागतिकीय साम्य में नहीं है। अगर उष्मागतिकी साम्य में है मतलब वो स्टेबल कंडीशन में है,
और अगर आपको उससे किसी टाइप की मैकेनिकल वर्क लेना है, मतलब हमें इंजन के अंदर थर्मोडायनेमिक चेंज लाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर की टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर में चेंज हो और उसकी वजह से जो भी एनर्जी जनरेट होगी उसे हम मैकेनिकल वर्क में यूज कर सकें। सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार ये उष्मागतिकी का जो शून्यवा नियम है वो क्या कहता है उसे पहले समझें। ये एक निकाय है, निकाय मतलब एज ए सिस्टम। इसमें 3 निकायों को इस तरह से लिया गया है कि निकाय ए और निकाय बी दो अलग अलग, एक तरह दोनों के टेम्परेचर एक जैसे हैं, ठीक। इनको लेकिन एक इस वॉल से अलग किया गया है, बीच वाले वॉल से, जो कि रुद्धोष्म दीवार है। रुद्धोष्म दीवार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल ऐसा वॉल है जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो सकता। मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्म एक दूसरे से ये नहीं हो सकता। ये लोग कांटेक्ट में है एक तीसरे निकाय के साथ, ठीक, तीसरे निकाय के साथ। और ये वाला जो वॉल है, ये वाला जो वॉल है, ये जो इस तरह से मैंने लाइन खींचा है, ये कंडक्टिंग है। मतलब यहाँ से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, मतलब ए का सी से या बी का सी से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन ए और बी का आपस में नहीं हो सकता। और इस पूरे निकाय को भी वातावरण से ऊष्मा के आदान प्रदान से रोकने के लिए एक और एडियाबेटिक वॉल्व यहाँ पे यूज किया गया है। तो एक एडियाबेटिक वॉल्व से ये बाउंड्री बनी है, एक एडियाबेटिक वॉल ये है और ये वाली कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है। तो होता क्या है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं, तब वे एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। मतलब अगर अब ये कंडक्टिंग वॉल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर तब तक मूव होगा जब तक दोनों का बराबर न हो जाए। वैसे बी और सी के साथ भी टेम्परेचर का मूवमेंट तब तक होगा जब तक दोनों के टेम्परेचर एक जैसे नहीं हो जाएं। तो फिर बाद में जब मेजरमेंट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये जो निकाय है ए के साथ और सी के साथ अगर थर्मली बैलेंस था तो वो ए और बी आपस में ये दोनों भी उसी टेम्परेचर पे थर्मली बैलेंस होते हैं। तो ये इस चीज को रिजल्ट आउट करता है कि उष्मा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, ठीक, यदि थर्मल कांटेक्ट का कोई अवस्था यहाँ पर बना हुआ है और दो यदि डायरेक्टली भी एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो भी उनके टेम्परेचर उष्मीय साम्य को प्राप्त करते हैं, तापीय साम्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार किसी निकाय का ताप, यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है कि ताप है क्या, ताप क्या चीज है। तो इस प्रकार किसी निकाय का ताप वह गुण है जो यह ज्ञात कराता है कि वह निकाय अन्य समीपवर्ती निकायों के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं है। रहेगा तो मोमेंट ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तापीय साम्य में है कहने का मतलब कि इस निकाय तीनों के लिए टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वो तब तक थर्मोडायनामिक प्रोसेस उसमें चलेगा, हीट का आदान प्रदान होगा तब जब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट आपका नहीं मिल जाता। तो यही उष्मागतिकी का शून्यवा नियम है कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्य में हैं तब ये एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में होते हैं। मतलब टेम्परेचर इट विल बी इक्वल टू दिस ऑल टाइप ऑफ सिस्टम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो थर्मोडायनामिक्स के स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है। दो टॉपिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी किए हैं आज आपके पेपर को स्टार्ट करते हुए। पहला था कि थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन क्या है सिस्टम का, उसके छोटे छोटे कंसेप्ट हमने, बाउंड्री के बारे में जाना, परिवेश क्या होता है, वातावरण क्या है, हेटेरोजेनस सिस्टम क्या है, होमोजेनस सिस्टम क्या है, निकाय का ताप के साथ क्या रिलेशन है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, अवस्था समीकरण क्या होता है, उसको एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट आउट करना ही हमारा स्टेट इक्वेशन कहलाता है। और फिर हमने उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से ये पूछा जा सकता है कि उष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या है। इतना ही आपको लिख के आना है, बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं करना है। ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि ये आपको टेम्परेचर का डेफिनेशन प्रोवाइड कराता है कि टेम्परेचर के मूवमेंट को बताता है, ठीक। टेम्परेचर इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सिस्टम्स, जो भी एक सराउंडिंग के साथ, बाउंड्री के साथ अलग किए गए होंगे,
ठीक, यहाँ पे और कुछ कुछ वर्ड मैंने यूज़ किया है कि एक रुद्धोष्म दीवार है, मतलब ये एडियाबेटिक वॉल है, और ये वाला हमारा कंडक्टिंग था ना, कंडक्टिंग वॉल, मतलब यहाँ से आपका हीट का एनर्जी आदान प्रदान हो सकता है, चालक दीवार है, चालक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में बेसिक इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ओर चलते चले जाएंगे, और याद रखेंगे धीरे धीरे ये पेपर मैथमेटिकली कन्वर्ट होते चले जाएगा। जो जो चीज़ें मैं आज यहाँ पे थ्योरी में आपसे बात किया हूँ, वो सारी चीज़ें आगे चल के हम नोटेशंस में बात करेंगे। तो अपने स्टडी को धीरे धीरे इस हल्के टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करिए, और मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ठीक है। थैंक यू।